जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज से हम लोग एक शुरुआत करेंगे। अ, नई परिस्थिति क्या है आप देख रहे होंगे कि यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है और यह बताया गया है कि 6 महीने के अंदर उसका फिर से एग्जाम होगा। अब ये 6 महीने कब आएगा? मेरे ख्याल से ये चुनाव के बाद जो समय आएगा वही एक समय होगा, जिसमें आपको बढ़िया अच्छा खासा मौका मिल गया। जो कमियां रह गई इस बार की तैयारी में, अगली बार में वो कमियों को दुरुस्त करने का समय है। तो हमने यहाँ कोशिश किया है कि यहाँ अपनी संस्था से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हम आप तक पहुंचे और लगातार पहुंचे। तो ऑनलाइन में आज से हम यहाँ पर अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन चलेगा ये। तो यहाँ पर कोर्स चलेगा यूपीपी यूपीएसआई, जिसमें से मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको मिलूंगा, जिसमें से आज शुरुआत होगी लेसन की। ये हो गया ऑनलाइन की स्थिति, जो कि आज से मिलेंगे। आज है 4 तारीख। ये तो हो गई ऑनलाइन। अब हम ऑफलाइन की बात करेंगे। ऑफलाइन में हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहा है कल। कल यानी कि 5 मार्च को। 5 मार्च को ऑफलाइन जो बैच हमारा है वो है यूपीएसआई और यूपीपी दोनों के लिए है। यूपीएसआई के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और यूपीपी के लिए भी 7 बजे से 11 बजे तक अलग अलग बैच है। ऐसे ही शाम को 3 बजे से 7 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक, यानी 2 बैच में यह कहानी शुरू हो रही है। अगर आप यूपीपी के हैं या यूपीएसआई के लिए हैं, दोनों के लिए बैच कल से शुरुआत हो रही है। देखो, अब चूंकि समय है, अगर आप कभी भी संस्था जुड़े रहे होंगे तो जल्दबाजी में अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी कोर्स को कवर किया जाता है, जिसमें कुछ बच्चे तो तत्काल पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उतना तेजी से नहीं पढ़ पाते। तो उनके लिए एक ठीक ठाक समय चाहिए, जो कि समय अब उपलब्ध है हमारे पास। हमें खूब याद है पिछले बैच में कुछ बच्चों ने 1 महीना पहले एडमिशन लिया, सिपाही के एग्जाम से 1 महीना पहले। कितनी रफ्तार में पढ़ाना पड़ा हम ही लोग जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत भागम भाग हो जाती है। हमें पूरा कोर्स बताने की जल्दी होती है और बच्चे को सब कुछ समझ लेने की जल्दी होती है। ऐसी में तनाव हो जाता है, क्योंकि सारी बातें एकदम समय से हो नहीं पाती। तो ऑफलाइन बैच है, खूब अच्छे से अगर आप अपने शहर की सीमा में हैं, यानी प्रयागराज में अगर आप उपलब्ध हैं, तो यह आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप आइए और एक एक बात, क्योंकि अब कोई जल्दी नहीं है। सोच सकते हो आप, जो चीज 30 मतलब 3 महीने की है, अर्थात 90 दिन की क्लास को हमको सीधे सीधे 120 घंटा 150 घंटे में बताना। 90 घंटे की चीज को कितना डिटेल बताएंगे आप कल्पना कर सकते हो। आप एक एक चीज की बाल की खाल निकाल के रख देंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा समय है कि अगर आप प्रयागराज क्षेत्र में हैं तो आप कल सुबह मिलिए 7 बजे, और 7 बजे अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर 3 बजे मिलिए। दोनों में से किसी एक समय में मिलिए और बहुत मजा आएगा। पूरा पूरा बात एक एक बात करके हम लोग पढ़ लेंगे और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप प्रयागराज से बाहर हैं तब उसके लिए हम लोग ऑनलाइन भी हैं। ऑनलाइन में है तो आओ देखते हैं। ऑनलाइन में हम लोग आज शुरुआत करेंगे, ठीक। ऑफलाइन अगर सीमा में है तो मैं एकदम कहूंगा कि आप निश्चित रूप से पहले कोचिंग आइए। कोचिंग आने से ये फायदा मिल जाएगा कि फेस टू फेस एक एक बात आपकी जो दिक्कत, यहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन में हमने कुछ बताया, हमको लगता है कि हम बहुत डिटेल बता रहे हैं, हमको ऐसा महसूस, अभी मैं पढ़ाऊंगा तभी आप खुद महसूस करोगे। परंतु उसके बाद भी अगर किसी लड़के को छोटी सी अगर कोई बात आ गई पूछने की, तब वो पूछ नहीं पाता। वो फिर मैसेज करेगा, वीडियो में मैसेज करेगा, वो मैसेज में देखूंगा, अगले वीडियो में देखूंगा, टाइम लग जाता है, लेकिन सीधे कांटेक्ट नहीं हो पाता। हालांकि मैं इतना बताऊंगा कि आपको पूछने की जरूरत ही ना महसूस हो। परंतु यह भी सच है कि अगर मान लो उसमें से कोई बात पूछनी भी हो तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं, आपके हर बात का जवाब मैं देना चाहता हूं, ठीक है। तो इसलिए अगर प्रयागराज की सीमा में है तो आप कल सुबह 7 बजे मिले, और अगर सीमा से बाहर हैं और आने के कोई चांस नहीं बन पा रहे हैं तब ऑनलाइन से जुड़ जाइए। ऑनलाइन से भी हम सब कुछ बताएंगे आपको, पूरा पूरा बताएंगे, पूरा समय लेके बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। जब आप मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं तो आपने देखा ये पेपर कितना मर्यादित था, बहुत शानदार पेपर था। अगर अगर आउट नहीं हुआ होता यूपीपी का पेपर तो जबरदस्त जाता और 110 तक मेरिट में काम हो जाता, मतलब ज्यादा से ज्यादा 105 110 तक जाता। लेकिन अब आउट हो जाने की वजह से दरोगा जैसी दशा हो गई है कि नहीं। दरोगा में क्या हुआ था, आउट हुआ, अब मेरी चली गई 125, है कि नहीं। तो मेरी जब अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा।
आरओ के लिए तो बहुत टाइम लगाया, फिर भी हालांकि कर ही दिया। तो ठीक है, सरकारें ध्यान रखती हैं, कभी कभी नहीं भी रखती हैं। अभी टीचर के बारे में देख ही रहे हो आप क्या चल रहा है। खैर आओ अब मुद्दे पर आते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? संख्या पद्धति से, क्योंकि हमें पढ़ना क्या क्या है। अच्छा हाँ, एक मजेदार बात बताऊं आपको, इसी सिपाही दरोगा की तैयारी में आपकी जो एक अलग तैयारी हो जाएगी वो आरपीएफ की हो जाएगी। क्या आपको पता है कि अप्रैल में आरपीएफ के दरोगा और सिपाही के लिए वैकेंसी आ रही है 4660 वैकेंसी। वह वैकेंसी पूरी की पूरी अपने आप कवर हो जाएगी, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। यानी आप पढ़ रहे हैं यूपी के लिए, एसआई के लिए, यूपीपी के लिए, और आरपीएफ उसमें प्लस मिल जा रहा है आपको। एक ही परीक्षा की तैयारी से दो दो एग्जाम आप दे पाएंगे, और उसके एग्जाम भी उसी बीच में जाएंगे, क्योंकि 15 मई तक तो फॉर्म भरे जाएंगे इसके, और 15 मई के बाद 2-3 महीने टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा। तो अगस्त सितंबर ही जा रहा है, तो इसलिए आपको चाहिए कि एक ही तैयारी में दो दो चीजें तैयार हो रही हैं। तो अच्छी बात होगी कि आप अगर प्रयागराज की सीमा में है तो कल सुबह 7 बजे मिलिए हमसे, और अगर सीमा से बाहर हैं तो इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। ओके, आओ शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति से शुरू कर रहे हैं। कहते भाई नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। संख्या, आ जाओ भाई, काहे नाराज हो गए, है कि नहीं? इतनी भी नाराजगी क्या है? संख्या पद्धति, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि संख्या यहीं तो शुरू हो रही है ना। हर संख्या जब यहीं शुरू हो रही है तो पहले संख्या के बारे में समझ लिया जाए। इसको अंग्रेजी में हम लोग नंबर सिस्टम कह सकते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक। अब नंबर सिस्टम है तो शुरुआत कहां से होगी? नंबर की जरूरत ही क्या है? एक आदमी जीवन जी रहा जंगल में अगर है, क्या नंबर की जरूरत है? लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह अपना एक सभ्य जीवन शुरुआत करेगा तो उसको संख्या की जरूरत पड़ ही जाएगी। वस्तुओं को गिनने के लिए पड़ जाएगी, अपने परिवार को गिनने में पड़ जाएगी, कहीं न कहीं संख्या की जरूरत हरदम पड़ेगी। पहली बार इंसान को पशुओं को गिनने के लिए संख्या की आवश्यकता महसूस हुई थी, और उसी समय उन्होंने सिंबल बना डाले। सिंबल बना डाले तो जो पहली प्रकार की गिनती हमारी बनकर तैयार हुई, उस गिनती का नाम था नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। पहली बार जो गिनती बनकर तैयार हुई उसका नाम क्या पड़ा? प्राकृतिक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कैसा बना? नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या था? केवल गिनती था, यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जो काउंटिंग नंबर्स थे उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। कहां से शुरुआत हुई इसकी? एक से। 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट था। एक से लेकर शुरू करते हुए और अनंत तक जो गिनती गई है उसी का नाम है नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? एकदम पक्का हो गया। अब अगर नेचुरल नंबर समझ में आ गया तो धीरे धीरे लोगों ने पशुपालन शुरू किया, फिर धीरे धीरे खेती समझ में आ गई। खेती समझ में आई तो एक जगह बैलगाड़ी बनाना शुरू कर दिए, बैलगाड़ी बनाए तो एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए कच्ची सड़कें बनाने लगे। आदमी का जीवन तो ऐसे ही चला होगा। अब रोड अगर बन गई तो दूरी गिनने की जरूरत महसूस हुई। अब यही मामला फंस गया। जब दूरी गिनने की जरूरत महसूस हुई तो देखो एक प्रॉब्लम आई। मैं प्रॉब्लम लिख देता हूं तो आपको खुद समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम थी। मैंने यहां लिखा 1, 2, 3, 4। प्रॉब्लम ये थी कि मान लो कोई सड़क थी और यहाँ एक लिखा था, तो इंसान सोचा यार अभी तो मैं यहीं खड़ा हूं, कहीं चला भी नहीं हूं, तो एक कोस कैसे हो गया? कोस चलता था उस जमाने में, तो जब मैं खड़ा हूं तब एक कोस कैसे हो गया? अब एक कोस चलता हूं तो दो लिखा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, है कि नहीं? आप ही सोचिए कैसे, जब आप खड़े हैं तो एक कोस कैसे होगा जब कुछ चले ही नहीं तो। यह समस्या बहुत दिनों तक बनी रही जिसका कोई इलाज ही नहीं समझ में आ रहा। समझे आप? फिर आर्यभट्ट पैदा हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भाई यहां तुम खड़े हो सच्ची बात है, तुम ऐसे बात है कि यहां खड़े ही नहीं थे, गलत बात है, यहां तुम खड़े थे जीरो पर। अब तुम जीरो पर खड़े हो, एक चलोगे तो एक दिखेगा, दो चलोगे तो दो दिखेगा, तीन चलोगे तीन दिखेगा। एक बहुत बड़ा जो क्रांति ला दिया उन्होंने जीरो ला करके। और जब एक गिनती को हमारे शामिल किया गया, अब तो उसका नंबर नेचुरल रह नहीं जाएगा। नेचुरल माने जो नेचुरली आया हो दिमाग में। जो अभी मैंने आपको बना के दिया है, ये 1, 2, 3, 4 जो सिंबल आप देख रहे हैं, यह भी सिंबल नहीं था उस जमाने में। ऐसा बढ़िया सिंबल कहां पाए होंगे? जो हमारा बचपन था वो इस प्रकार के सिंबल में बीत गया। ये सिंबल याद होगा आपको? अगर देखो, ये 4 गलत बना दिया, ये 4 है,
ये 5 है, ये वाला सिंबल हुआ करता था हमारे बचपन में, अब तो भूल ही गया। और भी थोड़ा सा पीछे जाओ तो अगर आप पंचांग वगैरह देखोगे तो उसमें 9 आपको ऐसे दिखेगा और 8 आपको ऐसे दिखेगा। ये 9 है और ये 8 है, और आज के बच्चे 9 ऐसे बना रहे हैं, 8 ऐसे बना रहे हैं। हम इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंबल का विकास हुआ, और विकास होते होते यहाँ तक पहुंचा है, और ये हमारी नेचुरल नंबर बन गई। तो नेचुरल नंबर के बाद हमने कहा कि जीरो जब शामिल किया जाएगा उसका नाम बदल जाएगा, नाम बदल के क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर कहां शुरुआत होगी, एक जीरो से, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर आपको इनफाइनाइट तक जो नंबर जा रही है उसका नाम है होल नंबर। अब यहीं पर एक प्रश्न उठ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो उसका नाम शून्य है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 1 0 2 5 कुछ भी लिख देगा, तो उसमें से आपका उत्तर हो गया 0। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, नेचुरली किसी के दिमाग में नहीं आया था कि 0 रखना चाहिए। अब ये दोनों गिनतियां बन गई तो फिर एक समस्या आ गई, क्योंकि ये सारी गिनतियां धनात्मक पॉजिटिव, अब निगेटिव नंबर्स की जरूरत महसूस हुई, उधार उधार लोग लेने लगे, तब निगेटिव नंबर व्यक्त करने के लिए फिर एक नंबर की जरूरत पड़ गई, निगेटिव नंबर की। तो ये हुआ, ऐसा करते हैं एक बड़ी सी संख्या रेखा बना लेते हैं, नंबर लाइन इसको कहा जाए, एक बड़ी सी संख्या रेखा बना लेते हैं और उसके बीचों बीच में 0 लिख देते हैं, और दाहिनी तरफ 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक। एक बहुत बड़ी संख्या रेखा की कल्पना की गई और उस संख्या रेखा का नाम पड़ गया पूर्णांक। इसको कहा जाता पूर्णांक, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंटीजर। अब आप समझो, 3 गिनतियों के बारे में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो हमें बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे। हमारा काम, मैंने क्या कहा कि मेरे पास समय हो गया, और ठीक समय हो गया तो ठीक से पढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, जल्दबाजी में नहीं, एकदम आराम से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, एक एक बात देखिए आप, है ना। आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या पूर्णांक के बाद में फिर क्या बनेगा, अब विभिन्न प्रकार की संख्याएं बननी शुरू हो जाएंगी, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में चर्चा शुरू हो जाएगी। तो आओ शुरुआत करते हैं, सम संख्या क्या है। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर शुरुआत कहां से होती है, पहले इवन नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित। आप सोच रहे होंगे कि कितना आराम आराम से हम हर बात बता रहे हैं, एक बात पे इतना समय क्यों दे रहे हैं। 2 कारण बताऊं, जितने भी बच्चे खूब फास्ट गणित पढ़ते हैं उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है कि सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल ही नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए जानते हो, क्योंकि उनके टर्म उनको समझ में नहीं आए थे। अगर टर्म ठीक से समझ जाएंगे तो कोई सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, और सवाल समझ में आ गया तो हल तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, बस। कौन संख्या 2 से विभाजित हो जाती भाई, कोई संख्या बताओ, मैं इसी का आगे लिख देता हूं। 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक जा रहा, अनंत तक होता है। 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं होती, अनंत संख्याएं होती। अब अगर हमने सम कहा तो फिर विषम तो होना ही था, कैसे सम कह दिया, सम कहा तो विषम होना ही था, तो अब हमको विषम भी पढ़ना होगा। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या होगा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर। कुछ बच्चे प्राइम समझ जाते, प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, विषम है, ऑड है। प्राइम नंबर अभाज्य को कहा जाता है। तो ऑड नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 से ना विभाजित हो, कटेगा ही नहीं, 2 से नहीं कटेगा। तो कौन कौन नहीं कटेगा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, और अगर नहीं कटेंगी तो इनको ऑड नंबर कहा जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये भाज्य असम संख्या हो गई, ये विषम संख्या हो गई। जैसे ही हम लोगों ने सम और विषम संख्या, उसके तुरंत बाद हमको पढ़ना होगा भाज्य संख्या। फिर क्या है, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है, द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर माने क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है
वो एक से और खुद से तो कटवे करती, कोई भी संख्या करती है, लेकिन एक और खुद के अलावा और किसी से कट जाए तब उसका नाम भाज्य रखा जाएगा। क्लियर है? तो यहां मैं लिख देता हूं, हिंदी में इसको कहा जाएगा एक और स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त माने अलावा, अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित, अन्य से भी विभाजित। अगर एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हुआ तब समझो वो भाज्य है। द नंबर which have more than two factor, रट लीजिए हमारे साथ ही। तो जब एक और स्वयं के अलावा अन्य से, अब यहां तुरंत सवाल बन जाता है, तो बताओ सबसे छोटी भाज्य कौन है? प्रश्न बन गया, बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। अच्छा 4, क्यों 4? 1 2 3 एक को नहीं है, नहीं है भाई, दिखाता हूं। 1 है, 2 है, 3। 1 सिर्फ 1 से कट रहा है, 2 सिर्फ 1 और 2 से कट रहा है, 3 सिर्फ 1 और 3 से कट रहा है, केवल 4 ही है जो 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या में आ जाएगा 4। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या यह बात क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से? तो अगर ये भाज्य है तो तुरंत अभाज्य की बात आ जाएगी, क्योंकि जैसे भाज्य आएगा तैसे तुरंत यह बात उसके साथ ही लगा होगा अभाज्य, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो बताओ प्राइम नंबर फिर क्या हुआ? यह हुआ कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा। हाँ? ध्यान समझो, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? अभाज्य। एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से न विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य से न विभाजित हो। अब अगर नहीं विभाजित होगा तो सबसे छोटी फिर पूछी जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो प्रश्न आएगा कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और 2 अगर अभाज्य है तो इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ी है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या है। क्योंकि जितनी सम संख्याएं होती सभी भाज्य होती हैं, केवल 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी इसको प्रथम सम अभाज्य, प्रथम क्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने देख लिया कि वह जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि बताओ फिर 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर आएगा 25 पाई जाती है। तो अगर 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य पाई जाती हैं, तो 1 से 50 के बीच कितनी पाई जाती हैं? तो 1 से 50 के बीच 15 संख्याएं पाई जाती हैं। तो 50 से 100 के बीच कितनी पाई जाती हैं? 10 ही पाई जाती होंगी। जब टोटल 25 है और 1 से 50 के बीच 15 मिल चुकी है, तो 50 से 100 के बीच कितनी मिल पाएगी? केवल 10। तो यहां तक बात आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब यहां पर एक प्रयोग मैं करके दिखा सकता हूं आपको कि जो अभाज्य संख्याएं हैं जिसको मैं कह रहा हूं कि 25 होती हैं, तो ये हम कह रहे हैं इसलिए 25 होती है, ये बात नहीं है, ये दरअसल सही में होती है। और कैसे निकाला जाए इसको, आओ देख लेते हैं। एक जॉन नेपियर महोदय थे, तो उन्होंने गिनती पर एक प्रयोग किया, छलनी विधि बनाया। उस छलनी विधि से उन्होंने छान करके दिखा दिया कि अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। तो आओ, मुझे 1-1.5 मिनट लगेगा लिखने में, हम 1 से 100 तक गिनती जल्दी से लिखते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, एक तरफ से बोलते भी चले, हिंदी में गिनतियों का नाम क्या होता है? कई लोग हिंदी गिनती गलत बोलते हैं, जैसे बोलते छिया छाछठ। क्या आपने सुना छाछठ कोई गिनती होती? 43 कोई गिनती होती? नहीं होती। तो मैं बोलते जा रहा हूं, जरा उसको सुन भी लीजिएगा, जिससे ये भी स्पष्ट हो जाए कि कौन सी गिनती क्या बोला जाता है। तो 20 तक हो गया, 21 22 23, कोई लोग 23 कहते, 23 23 होता, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40, ध्यान रखना 39 बोले, 39, 41, 42, 43, ध्यान रखना 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, क्या है 66, 66 नहीं, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। हमने 100 तक की गिनती आपके सामने लिख दिया। अब अगर 100 तक गिनती लिख दिया है तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम अभाज्य संख्याएं कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले तो एक को हटा देंगे, ये भाज्य अभाज्य की श्रेणी में नहीं आता है, एक केवल और केवल प्राकृतिक संख्या है बस, है ना। अब चलो प्राकृतिक है और विषम भी, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2। 2 अगर अभाज्य है तो 2 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, तो जितनी संख्याएं 2 से कट रही है उन्हें हमें हटाना पड़ेगा। देखो जितनी संख्याएं 2 से कट रही हैं उन्हें हम हटा दे रहे हैं, ये देखो हटा दे रहे हैं, 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को हम हटा दे रहे हैं, देख लो हटा दिया। अब हम चलते हैं 3 की। 3 एक अभाज्य संख्या है और अगर 3 अभाज्य है तो 3 से कटने वाली कोई भी संख्या अभाज्य हो ही नहीं सकती, तो 3 से जितनी संख्याएं कट रही हैं उन्हें मुझे हटा देना होगा। तो चलो हटाते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 3 से कटने वाली सभी संख्याओं को हमने हटा दी। अब 5 है अगली संख्या, और 5 अभाज्य है तो 5 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, तो जो 5 से कटने वाली संख्याएं उनको हम हटा दे रहे हैं। 5 ये भी संख्या कट रही है। अब आखिरी चेकिंग करनी है 7 की। देख सकते हो आप 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं उड़ गई। अब जो कट गई है वो तो रहेंगे नहीं, अब खाली जो बचेंगी उन्हीं को हम लोग को देखना होगा। आओ देखें, 7 अगर अभाज्य है तो 7 से कटने वाली कोई संख्या अभाज्य हो नहीं सकती, तो जो संख्या 7 से कटती उन्हें मैं हटाना पड़ेगा। मैं हटा रहा हूं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, जो संख्याएं 7 से कटने वाली थी उन्हें भी हटा दिया। अब हम जितनी संख्याएं बची उनको सर्कल करने जा रहे हैं, देख लो, क्योंकि अब इन संख्याओं को कोई काट नहीं पाएगा, इसीलिए इनको अभाज्य कहा गया है। हम सर्कल बना रहे हैं, ध्यान से देख लो आप, इन संख्याओं को काटा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। तो जितना हमने सर्कल बनाया है उन्हीं को हम गिन लेंगे। आओ गिना जाए, तो गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखो 25 सर्कल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, यही 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें 1 से 50 के बीच में, तो ऊपर 1 से 50 तक कुल 15 संख्या होनी चाहिए और नीचे 10 संख्या होनी चाहिए। आओ गिना जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो 15 संख्याएं यहां हैं, तो निश्चित रूप से 10 संख्याएं यहां हैं।
अब आप खुद सोच लीजिए कि जब मैंने कहा था कि 1 से 100 तक 25 संख्याएं होती हैं, हमने लिख दिया था तो बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, हमने कहा ना हम पूरा डिटेल बात करेंगे आपसे, एक एक बात कर देंगे। तो एक एक बात कर देंगे तो आपको बचेगा ही नहीं कुछ, हर बात समझ जाएंगे। बस आपको क्या करना, धैर्य के साथ वीडियो देख लेना, बहुत धैर्य के साथ, है ना। इलाहाबाद क्षेत्र में है तो पहले संस्था पर स्वागत है। संस्था फिर से एक बार दिखा दूं आपको, कहाँ है ये। आप जब देखेंगे जगह तो आपको एकदम पक्का होगा कि नहीं, कटरा में, यानी कटरा क्या कहेंगे, आनंद हॉस्पिटल के पास में, पेंगुरिया भवन के सामने आपको मिशन संस्था मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप मिल जाइए। ये चूंकि हम ऑफलाइन मिलेंगे, एक एक बात आपकी सुनेंगे। और अगर आप शहर से बाहर हैं तो निश्चित रूप से आप इसको आप ज्वाइन करें, यानी कुल मिला के आप साथ रहेंगे, एक एक बात समझा ले जाएंगे। आओ एक बात और समझते हैं। हम लोगों ने अभाज्य देख लिया, 25 होते। अब एक प्रश्न आया कि जुड़वा अभाज्य क्या है। जुड़वा अभाज्य, अब देखो कुछ लोगों के लिए एक नया शब्द होगा ये जुड़वा अभाज्य। दरअसल टेट की परीक्षा में पूछ लिया गया, टेट यूपी टेट में पूछा गया कि 1 से 100 के बीच कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं पाई जाती। तो पहले हमें पता तो चले कि जुड़वा होती क्या है, और जब जुड़वा पता चल जाएगा तो जुड़वा अभाज्य भी खोज लिया जाएगा। आए तो जुड़वा, जुड़वा मैंने इसको कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर। अब ये क्या है ट्विन प्राइम, दो के अंतर पर पाई जाने वाली अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। दो के अंतर पर, देखो दो के अंतर पर पाई जाने वाली अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल 8 जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्याएं पाई जाती। कितना, 8 जोड़ी, 8 पेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन है देखो मैं लिख रहा हूं, 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 29 31 है, 41 43 43 है, 59 61 है, और 71 73 है। बोलो जोड़ा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जोड़ी संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं। क्लियर हो गया। पूछा, देखो सभी लोग निकाल सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं निकाल पाएंगे, परंतु टाइम कितना लग जाएगा, 1 से 100 तक की गिनती के अंदर जुड़वा खोजने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आपका तो टाइम चला गया ना, समय भी तो बचाना है। तो आपने जुड़वा देख लिया। अब एक बात और इससे जुड़ा हुआ है, उसका नाम है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है ये, को प्राइम नंबर। ये कौन सी बात है, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम 1 होता हो। बस अभी समझाता हूं क्या मतलब हुआ। ऐसी संख्याओं का समूह जिनका महत्तम यानी HCF 1 हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी आपस में उन्हें कटने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। मैं उदाहरण लेता हूं, 4 8 नहीं, 4 8 तो गलत हो जाएगा, 4 7 ले लो, 5 12 ले लो, 16 25 ले लो। ये ऐसी संख्याएं हैं जो कोई एक संख्या नहीं जो दोनों को काट पाए। देखो आप कहोगे इसमें तो अभाज्य ले लिया, कैसे कट जाए, इसमें भी अभाज्य ले लिया, हमने इसलिए जानबूझकर भाज्य ले लिया। अब जरा सोचो, 16 खुद में खूब बढ़िया भाज्य संख्या, 25 अपने आप में खूब बढ़िया भाज्य संख्या, लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 16 को भी काट दे, 25 को भी काट दे। इसलिए इन दोनों को एक साथ जब देखा जाता तो उसको कहा जाएगा सअभाज्य संख्या। दरअसल जब इसके बाद वाले चैप्टर पे हम लोग जाएंगे, उसका नाम रहेगा लघुत्तम। तो लघुत्तम में एक लाइन होगी कि पूछा जाता है कि दो जो सअभाज्य संख्याएं होती उनका लघुत्तम जो होता उनका गुणनफल ही होता है। देखो इनका माने सअभाज्य का, इनका गुणनफल ही इनका लघुत्तम होता है, एलसीएम होता है। अब ये प्रश्न आता है कैसे भैया, जैसे 4 और 7 का लघुत्तम निकालोगे तो 4 7 28 से आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं।
जैसे आप उसमें जाएंगे चैप्टर के अंदर, लघुत्तम चैप्टर में, तो वहां आपको एक फार्मूला मिलेगा। वो फार्मूला रहेगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो, इस फार्मूले से सभी लोग लगभग परिचित है, जितने लोग भी गणित जानते हैं तो उसमें जानते हैं। लघुत्तम वाले चैप्टर में अगर दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम मालूम हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका लघुत्तम गुणा उनका महत्तम हो जाता है। अब हमने कहा महत्तम एक होता है। अब अगर महत्तम की जगह पे हम एक लिख देंगे तो बताओ लघुत्तम गुणा एक बराबर लघुत्तम है तो होगा। अब यहाँ है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका लघुत्तम आ जाएगा। देख रहे हैं आप। तो आज चूंकि श्री गणेश है तो आज हमने आपको केवल एक परिचय दिया है। क्लासेस पूरी तरह से कल से आराम से चलेगी। और मैं फिर से कहूंगा एक बार कि यह बात आप खूब ठीक से समझ जाइए कि अगर संस्था में है यानी शहर के अंदर है तो पहले संस्था पे आ जाएं। ऑफलाइन की बात ही कुछ अलग है। इसमें कुछ बात करना, डिस्कशन करना बड़ा आसान हो जाता है। और अगर शहर से बाहर है तो फिर ऑनलाइन जुड़ जाइए। यानी दोनों तरह से हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप एक पावरफुल व्यक्ति होंगे अपने विषय में, है ना। मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।